इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। पूर्वी और विवेक के जाने के थोड़ी ही देर बाद नंदन भी आ गए। अरे प्रीति, ये पूर्वी नहीं दिखाई दे रही है, नंदन ने कुर्सी पर बैठते समय कहा। जी वो विवेक के साथ उसके किसी दोस्त की बहन की शादी में गई है। उसने पूर्वी को लाने को कहा था। ऐसा नहीं है उसने मेरी इजाज़त नहीं ली। सबसे पहले उसने मुझसे ही फ़ोन करके पूछा था, फिर उसके बाद ही उसने पूर्वी को बताया। नंदन को चाय देते हुए प्रीति ने कहा, प्रीति सब कुछ तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे कुछ बेचैनी और घबराहट हो रही है। नंदन ने चाय का कप पकड़ते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है जी, आप शायद आज ज़्यादा थक गए होंगे। थोड़ा आराम कर लेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे। पहले आप कुछ खा लीजिए, फिर आराम कर लीजिए, प्रीति ने नंदन को सांत्वना देते हुए कहा। चलो भाई, तुम्हारा कहा भी मान लेते हैं, नंदन कुर्सी से उठते हुए कहा। कोटा देव, तेरी शादी की तारीख आज पंडित जी बता कर गए हैं। अगले महीने की एकादशी सबसे अच्छा मुहूर्त है। मैंने तो शिवानी के घर वाले से भी बता दिया है, वो बिल्कुल तैयार हैं। आज रात देव को खाना परोसते समय रीमा ने कहा। अरे माँ, इतनी जल्दी? देव ने पूछा। हाँ, क्योंकि अब मैं भी तो बूढ़ी हो रही हूँ, रीमा ने कहा। ठीक है माँ, जैसा आप चाहें। खाना खाकर देव अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरी ओर पार्टी में गए पूर्वी और विवेक को देखकर हर कोई यही सोच रहा था कि ये दोनों ही दूल्हा और दुल्हन हैं। देव को दोस्त अमन, जिसकी बहन की शादी थी, ने पूर्वी को देखते ही कहा, यार विवेक, कहाँ मिल गई तुझ जैसे बंदर को इतनी सुंदर भाभी। मिल गई, बस क्या बताऊँ यार, बस भगवान बड़ा मेहरबान है मुझ पर जो मुझे पूर्वी मिली, विवेक ने पूर्वी की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। पूर्वी भी विवेक को देखकर हल्का हल्का शर्मा रही थी। अच्छा, तो कब कर रहे हो तुम लोग शादी? अमन ने पूछा। बस 2 महीने बाद, विवेक ने कहा। अच्छा विवेक और भाभी जी, पूर्वी आप लोग एंजॉय करिए, खाना खाइए, मुझे बहुत काम है, बारात बस आने वाली है। और हाँ, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे बता देना। कहता हुआ अमन बाहर की ओर चला गया। देखा मेरी पसंद कितनी अच्छी है, जिसको देखो वही तारीफ़ करता है, विवेक ने कहा। हाँ, एक मेरी पसंद है, जिसको देखो वही बंदर कहने लगता है, कहते हुए पूर्वी हंसने लग। हाँ कह लो भाई, तुम्हारा ही राज है, मैं बंदर ही सही, विवेक ने थोड़ा उदास होते हुए कहा। नहीं यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो मेरे हीरो हो, सबसे अच्छे और सबसे हैंडसम। अच्छा जी, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, विवेक बोला। अच्छा विवेक, चलो जल्दी बारात देखने, क्योंकि मुझे जल्दी घर भी जाना है, नहीं तो देर हो जाएगी तो घर से फ़ोन आने लगेंगे। वैसे भी रात के 12 बज ही चुके हैं, कहते हुए पूर्वी विवेक का हाथ पकड़कर बारात देखने जाती हैं। बस कुछ ही देर में बारात भी आ गई। बारात को देखते ही पूर्वी एक अलग ही ख्यालों की दुनिया में खो गई। शायद वो अपनी आंखों में अपने आने वाले कल के सपने देख रही थी कि एक दिन उसकी भी ऐसी ही बारात आएगी, वो भी एक दिन दुल्हन बनेगी, ऐसा ही जश्न और माहौल उसकी शादी में भी होगा। वो सोच ही रही होती है कि विवेक उसे टोकते हुए कहता, हेलो मैडम, कहाँ खोई हुई हो, अब अंदर भी चलो, दूल्हा और बाराती सब अंदर जा चुके हैं और तुम हो कि? पूर्वी चौंकती हुई बोली, हाँ हाँ चलो। वो मन ही मन मुस्कुरा भी रही थी। दोनों शादी के पंडाल में चले गए। लगभग 2 घंटे बाद, विवेक, मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए, रात के 2 बज रहे हैं। माँ मेरे इंतज़ार में सोई नहीं होगी, पूर्वी ने थोड़ा चिंतित होकर कहा। हाँ क्यों नहीं, बस 2 मिनट रुको, मैं अमन से बता दूँ कि हम जा रहे हैं, फिर चलते हैं, विवेक ने कहा। दोनों अमन के पास गए, थोड़ी बातचीत की और फिर दोनों निकल लिए अपने घर की तरफ। विवेक ने पूर्वी को अपनी बाइक पर बैठाया और चल दिया पूर्वी को उसके घर छोड़ने के लिए। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि विवेक के पास एक कॉल आया। यार विवेक, कहाँ है तू? सामने से आवाज़ आई। यार मैं तो पूर्वी को उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ, विवेक ने कहा। तुझसे बहुत ज़रूरी काम है, अगर तू अभी आ जाता तो, सामने वाला कहते हुए रुक गया। विवेक, अगर बहुत ज़रूरी है तो तुम चले, अब थोड़ी ही दूर घर बचा है, मैं अकेली जा सकती हूँ, पूर्वी ने भी कह दिया। लेकिन पूर्वी तुम अकेले, वो भी इतनी रात में, विवेक चिंतित होते हुए बोला।
हाँ तो क्या हुआ, 10 मिनट का ही तो रास्ता बचा है, मैं चली जाऊंगी। पूर्वी ने कहा। ओके ठीक है, लेकिन फ़ोन पर अपनी लोकेशन चालू रखना, विवेक ने कहा। हाँ बाबा, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं लोकेशन ऑन कर दूंगी और घर भी चली जाऊंगी। अब तुम जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी। कहते हुए पूर्वी बाइक से उतर गई। ठीक है, लेकिन सतर्क होकर जाना, रोड पर बहुत सन्नाटा है। कहते हुए विवेक ने यू टर्न ले लिया। विवेक चला गया और सुनसान रास्ते में पूर्वी अकेली ही अपने घर की ओर बढ़ने लगी। अभी 2 ही मिनट हुए थे कि 3 बाइकों पर 5 लड़कों ने पूर्वी के आगे गाड़ी लगा दी। अरे मैडम, इतनी रात में अकेली कहाँ हम छोड़ दें? उनमें से एक ने पूछा। जी नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा यहीं पास में ही है, मैं खुद चली जाऊंगी। पूर्वी ने कुछ असहज होते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे जानेमन हमारे होते तुम अकेली कैसे रहोगी? दूसरा लड़का बोला। ये क्या बदतमीजी है, अपनी ज़बान संभाल कर बोलो। पूर्वी ने गुस्साते हुए कहा। अरे मैडम, आप गुस्सा क्यों होती हैं? हम तो आपसे बड़ी प्यार से बातें कर रहे हैं और आपको अपना प्यार दिखाना भी चाहते हैं। तीसरा बोला। पूर्वी ने आओ देखा ना ताव देखा। उसने उस लड़के को जोरदार तमाचा मारते हुए कहा कि तुम लोगों के घर में माँ बहन नहीं है क्या? हटो मेरे सामने से, जाने दो मुझे। साली, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे तमाचा मारा? अभी दिखाता हूँ तुझे मर्द क्या होता है। पकड़ साली को, कहते हुए उनमें से एक ने पूर्वी का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ घसीटने लगा। पूर्वी कोई कमज़ोर लड़की थोड़ी थी। उसने लड़के के हाथ में जोर से दांत काटा और तेजी से दौड़ने लगी। पूर्वी तो पैदल ही थी, मगर वो राक्षस बाइक पर थे, इसलिए मतलब पूर्वी की हार तो तय थी। वो जल्दी ही बाइक भागने लगे और पूर्वी को ओवरटेक कर लिया। पूर्वी की दिल की धड़कनें डर की वजह से बहुत तेज हुई जा रही थी, लेकिन वो अपना डर जाहिर नहीं होने दे रही थी। लेकिन आंखें तो बता ही देती है सब कुछ। तभी उनमें से एक लड़का बाइक से उतरा और पूर्वी का हाथ पकड़ते हुए बोला। साले, तुझमें बहुत गर्मी है ना? चल अब हम तुझे बताते हैं कि गर्मी क्या होती है। 2 लड़कों ने मिलकर उसे एक बाइक पर बिठाया। उन लोगों ने उसका मुंह दबा दिया जिससे वो चिल्ला ना सकी। पूर्वी छटपटाती रही थी, लेकिन उन लड़कों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी तमाम कोशिशें भी उसको होने वाले गुनाह से बचा नहीं सकती थी। वो सब पूर्वी को लेकर वहीं किसी सुनसान खंडर में ले गए। पूर्वी उन सबके आगे गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तभी उनमें से एक ने कहा, यार मुझसे तो अब इंतज़ार नहीं हो रहा है, मैं शुरू करता हूँ। कहते ही उसने पूर्वी का दुपट्टा हटा दिया। तभी दूसरा बोला, अभी नहीं यार, वो बस आता ही होगा, उसने कहा था कि पहले वो करेगा फिर हम लोग। इतना सुनते ही पूर्वी के मन में कई सवाल उठने लगे कि क्या ये एक साजिश है? क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है? कहीं इसके पीछे विवेक का तो हाथ नहीं? कई तरह के सवालों में उलझी पूर्वी ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करने लगी। तभी उन लड़कों में से एक ने पूर्वी का फ़ोन लिया और उसको 3-4 तमाचे मारते हुए, साली हमसे चालाकी करेगी, हमसे, और उसका फ़ोन स्विच ऑफ करके वहीं खिड़की से बाहर फेंक दिया। पूर्वी उनसे अपनी अपनी इज्जत बख्शने की भीख मांग रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तभी उन लड़कों ने उसका मुंह उसी के दुपट्टे से बांध दिया। यार कब आएगा वो? मैं ही शुरू कर दूं क्या? पता नहीं साला क्या कर रहा है। कहते हुए उसने किसी को फ़ोन मिलाते हुए कहा, अभी कहाँ है तू? जल्दी आ, नहीं तो सुबह आएगा क्या? सामने से आवाज़ आई, पीछे देख। सभी लड़कों ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आ चुका था। उन सब के चेहरे पर हवस से भरी मुस्कुराहट थी। जब पूर्वी ने उस इंसान का चेहरा देखा तो मानो उसके सर से आसमान ही गायब हो गया हो। यार कहाँ था तू? इतना टाइम क्यों लगा दिया? तुझे पता है कब से हम सब अपने आप पर काबू कर रखे हैं? चल यार जल्दी शुरू कर, नहीं तो मैं ही। उन्हीं में से एक लड़का कहते हुए चुप हो गया। इतनी भी क्या जल्दी है साले, अभी तो मैं आया हूँ। थोड़ा मैडम को जी भर कर देख तो लूँ, नहीं तो हमारे प्यार के बाद वो देखने लायक ही ना बचे। दूसरे लड़के के गले में हाथ डालकर कहते हुए वो हंसने लगा। वैसे भाई माल बहुत कड़क है। पूर्वी को देखकर उन्हीं में से एक बोला।
पूर्वी आज शायद अपने भाग्य पर रो रही थी। वो उन सब की कैद से छूटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उन 6 दरिंदों के सामने नाकाम हो रही थी। शराब लाई गई। सभी लड़कों ने जमकर शराब पिया। शराब पीने के बाद उन लड़कों के सरगना ने पूर्वी का मुंह खोलने को दूसरे लड़कों से कहा। उनमें से एक लड़का पूर्वी का मुंह खोलने गया। जैसे ही उसने पूर्वी का मुंह खोला, पूर्वी ने उसे पेट पर जोरदार लात मारकर भागने की कोशिश की। वो लड़का तो कुछ दूरी पर गिर गया, लेकिन पूर्वी फिर भी भागने में सफल ना हो सकी, क्योंकि और भी राक्षस मौजूद थे वहाँ। फिर सरगना लड़के ने उसे जोर का तमाचा मारते हुए ज़मीन पर लिटा दिया। साली, तुझे तो जब से देखा था तभी से मेरे साथ सोने के सपने देख रहा था। आज मौका मिला तुझे प्यार दिखाने का। देखो, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस मुझे जाने दो, बख्श दो मेरी इज्जत। पूर्वी ने रोते हुए हाथ जोड़कर उससे विनती की, लेकिन वो सब हवस और वासना की आग में इतना तृप्त थे कि उनको पूर्वी की याचनाएं और गिड़गिड़ाहट और उसकी तड़प की आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी। पता नहीं ये कहाँ रह गई। अभी 1 घंटे पहले ही मुझसे फ़ोन करके कह रही थी कि माँ, मैं बस निकल ही रही हूँ। इतनी देर हो गई है, अब तक आई क्यों नहीं? रात के 3 बजने वाले हैं। प्रीति एक बार घड़ी को देखती, फिर दरवाजे पर पूर्वी का इंतजार करती। उसकी सारी रात पूर्वी का इंतजार करने में ही कटी जा रही थी। प्रीति भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो। वहाँ पूर्वी अपनी इज्जत बचाने के लिए हजारों नाकाम कोशिशें कर रही थी। आखिरकार उसके चीरहरण का समय भी आ गया। वो नहीं बचा पाई खुद को, वो हार ही गई। आखिर उन दरिंदों के आगे एक मासूम और नाजुक सी जान। उस लड़के ने पूर्वी को ज़मीन पर लिटाकर कई थप्पड़ मारे और उसके शरीर के सभी कपड़ों को दीमक की तरह खा गया। पूर्वी अपनी भरपूर ताकत से अपने हाथ पैर चलाती रही, लेकिन उन 6 भेड़ियों से अकेले लड़ने में समर्थ ना हो सकी। उसने पूर्वी के गालों के हर कोने पर दांत काटा। उसने पूर्वी के बाल पूरी ताकत से पकड़े और उसके होंठों पर ऐसा दांत काटा कि खून की लहरें दौड़ पड़ी। पूर्वी आज तो सिर्फ शारीरिक आघात से ही जूझ रही थी। अगर आज उसकी जान बच भी गई तो ये ज़िंदगी भर उसके लिए नासूर बना रहेगा। ये तो सिर्फ उनकी दरिंदगी की एक झलक थी। वो तो पूर्वी को जीते जी जहन्नुम दिखाना चाह रहे थे। पूर्वी की छटपटाहट उनके लिए बाधा बन रही थी। तभी उनमें से एक लड़के ने उसके सर किसी भारी हथियार से हमला कर दिया, जिससे पूर्वी बेहोश हो गई। अबे, ये क्या कर दिया तूने? हमें मारना तो था ही उसको, लेकिन पहले मज़े तो कर लेने दे। उन्हीं में से एक बोला, मरी थोड़ी, अभी सिर्फ बेहोश किया है साली को। पूर्वी का प्राइवेट पार्ट पहले ही राक्षस ने इतना जख्मी कर दिया था कि उसका खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी 5 शैतान और बाकी हैं। अपनी नकली और झूठी मर्दांगनी की झलक पूर्वी के जिस्म पर दिखाने को सभी दरिंदों ने उसका बहुत ही भयानक तरीके से बलात्कार किया। उसके शरीर के हर अंग को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इतनी ही नहीं, उन लोगों ने उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसे जान से मारने की कोशिश भी की। पूर्वी के सर पर भारी हथियार से कई वार कर गए वो। लगभग 3:30 बज चुके थे, लेकिन पूर्वी अब तक घर नहीं पहुंची थी। प्रीति का हाल बहुत बुरा हो रहा था। प्रीति तुरंत ही अपने कमरे में गई और नंदन को उठाते हुए बोली, सुनिए जी, उठिए ना, उठिए, देखिए रात के 3:30 बज चुके हैं, लेकिन पूर्वी अभी तक घर नहीं लौटी। नंदन आधी नींद में बोले कि पार्टी में होगी, फ़ोन करके पूछ लो, उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताया है। प्रीति ने कहा, तो फिर विवेक को फ़ोन कर लो। विवेक को बहुत बार फ़ोन किया, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। प्रीति ने कहा, सुनिए ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप मेरे साथ विवेक के घर चलिए ना। प्रीति ने चिंता जताते हुए कहा। नंदन भी अब शायद थोड़े चिंतित हो गए थे। वो तुरंत ही उठकर पूर्वी के फ़ोन पर फ़ोन करने लगे, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही बता रहा था बार बार। फिर नंदन ने विवेक को भी कई कॉल्स किए, लेकिन विवेक ने एक बार उनके कॉल्स का जवाब नहीं दिया। मेरा कुर्ता उठाओ, कहते हुए नंदन बेड से उठे।
नंदन और प्रीति विवेक के घर के लिए रात में ही निकल पड़े। कुछ ही देर में दोनों विवेक के घर पहुंच गए। प्रीति ने विवेक के घर की घंटी बजाई। अरे समधन जी, इतनी रात में कोई बात हो गई क्या? विवेक की माँ ने दरवाज़ा खोलते ही प्रीति से कहा। बहन जी, विवेक आ गया क्या पार्टी से? प्रीति ने विवेक की माँ को देखते ही पूछा। हाँ, वो तो आ गया, लेकिन आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। इतना सुनते प्रीति और नंदन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। प्रीति और नंदन जैसे अंदर गए, विवेक की माँ उसे जगाने उसके कमरे में गई। वहाँ प्रीति और नंदन मन ही मन बहुत घबरा रहे थे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है। विवेक ने जैसे ही प्रीति और नंदन को बैठा देखा तो उसने दोनों के पैर छुए। अरे मम्मी जी, पापा जी, आप लोग इतनी रात में सब ठीक तो है? विवेक ने पूछा। बेटा, पूर्वी कहाँ है? अभी तक घर नहीं लौटी वो, नंदन ने पूछा। ये सुनते विवेक चौंक गया। क्या पूर्वी घर नहीं गई अभी तक? कहाँ गई होगी वो? मैं उससे मना कर रहा था कि पहले घर छोड़ दूँ तुम्हें, फिर बाकी के काम करूँ, लेकिन वो मानी नहीं। क्या नहीं मानी? और तुम हम लोगों का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? प्रीति ने पूछा। मम्मी जी, वो मैं जब पूर्वी को लेकर घर जा रहा था तभी रास्ते में मुझे एक बहुत ज़रूरी फ़ोन आ गया था। मैं तो पूर्वी से कह रहा था कि पहले उसे घर छोड़ दूँ फिर मैं जाऊँ, लेकिन उसने कहा कि नहीं, तुम्हारा जाना ज़रूरी है, तुम जाओ, मैं खुद ही से ही चली जाऊँगी। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। विवेक ने कहा। तो बेटा, तुम्हें हमारा फ़ोन तो उठाना चाहिए था, क्यों नहीं उठाया तुमने? प्रीति ने तुरंत ही बोल दिया। वो मम्मी जी, जब मैं पूर्वी को छोड़ कर जा रहा था तभी रास्ते में कहीं मेरा फ़ोन गिर गया था। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला, शायद इसीलिए ना मिल रहा हो। विवेक ने प्रीति को जवाब दिया। बेटा, हमें उस जगह ले चलो जहाँ तुमने प्रीति को पूर्वी को छोड़ा था। कुर्सी से खड़े होते हुए नंदन ने कहा। हाँ बेटा, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, सुबह भी होने आई है। प्रीति ने नंदन का समर्थन करते हुए कहा। जी चलिए, कहता हुआ विवेक शर्ट पहनने चला गया। बहन जी, भाई साहब, आप लोग चिंता मत करिए, पूर्वी बिल्कुल ठीक ही होगी, विवेक की माँ ने प्रीति और नंदन को सांत्वना देते हुए कहा। कुछ ही देर में विवेक शर्ट पहन कर आ गया। प्रीति, नंदन और विवेक निकल उसी जगह पर पूर्वी को ढूंढने के लिए जहाँ विवेक ने पूर्वी को छोड़ा था। थोड़ी ही देर में तीनों उसी जगह पर पहुँच गए। मम्मी जी, पापा जी, ये वही जगह है जहाँ पर मैंने पूर्वी को उतारा था। बेटा, तुम्हें सही से याद है कि ये वही जगह है? नंदन ने पूछा। जी पापा जी, मुझे अच्छे से याद है, ये वही जगह है। पूर्वी जोर जोर से आवाज़ लगाते हुए तीनों ही पूर्वी को अलग अलग दिशा में ढूंढने लगे। बड़ी मशक्क़त करने के बाद भी किसी को पूर्वी नहीं मिली। तीनों थक हार कर फिर से एक ही जगह पर आ गए। बेटा, क्या इस पार्टी में वहाँ कोई पूर्वी की सहेली भी आई थी जिसके साथ पूर्वी जा सकती है? प्रीति ने विवेक से हाँफते हुए पूछा। नहीं मम्मी जी, वहाँ तो कोई भी पूर्वी को नहीं जानता था, और अगर वहाँ उसका कोई जान पहचान का होता तो वो मुझे पहले ही बता देती। विवेक ने थोड़ा हाँफते हुए कहा। सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी, कहीं कुछ? प्रीति ने नंदन के सामने रोते हुए कहा। प्रीति, परेशान मत हो, हमारी पूर्वी जहाँ भी है सुरक्षित ही होगी। नंदन प्रीति को संभालने की कोशिश कर रहा था। मम्मी जी, पापा जी, मैं क्या सोच रहा हूँ कि हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए, वो लोग जल्दी ही पूर्वी को ढूंढ लेंगे। विवेक कहने में हिचकिचा तो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कह ही दिया। विवेक बिल्कुल सही कह रहा है जी, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। प्रीति ने नंदन से कहा। पहले तो नंदन थोड़ा बदनामी के डर से हिचकिचा रहे थे कि जवान बेटी का मामला है, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे, लेकिन फिर बार बार विवेक और प्रीति के कहने पर वो पुलिस में कंप्लेन करने के लिए तैयार हो गए। रात के 5 बज रहे थे। तीनों पुलिस स्टेशन पहुँचे। वहाँ तीनों की बहुत मिन्नतों करने के बाद भी उन लोगों की कंप्लेन नहीं लिखी गई। उनको ये कहकर लौटा दिया गया कि 24 घंटे से पहले हम कंप्लेन नहीं लिख सकते, आपको कम से कम 24 घंटे तक इंतज़ार करना होगा। देखिए साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी रात से गायब है, ऐसा ना कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। प्रीति ने पुलिस वालों
के सामने रोते हुए कहा, लेकिन प्रीति के दर्द और आंसुओं का एहसास उनको फिर भी ना हुआ और उन लोगों ने 24 घंटे से पहले कंप्लेन लिखने से सरासर मना कर दिया। प्रीति ने पुलिस वालों को मौके पर ही जी भर कर कोसा। नंदन और विवेक ने जैसे ही प्रीति को समझाया और उसे घर वापस चलने को कहा, अब प्रीति, नंदन और विवेक तीनों ही लौटकर पूर्वी के घर आ गए थे। प्रीति का आज रो रो कर बहुत बुरा हाल था कि पता नहीं किस हाल में होगी पूर्वी। नंदन को भी पूर्वी की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन एक बाप अपने दुख और दर्द को आंसुओं में जल्दी नहीं ढालता। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने पूर्वी को पहली बार रात के जाने की इजाज़त दी। प्रीति ने रोते हुए कहा, मम्मी जी, इसमें सारी गलती मेरी ही है। ना ही मैं पूर्वी को ले जाता और ना ही आज पूर्वी हमसे दूर होती। विवेक ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, नहीं, इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं, ये भगवान की इच्छा है शायद। तुम लोग ऐसे खुद को दोष देकर अपने हिम्मत ना हारो अभी से। नंदन ने प्रीति और विवेक दोनों को समझाते हुए कहा, कहाँ है आखिर मेरी बच्ची, किस हाल में होगी? हे भगवान, मेरी बेटी जहाँ भी हो बस सलामत हो। प्रीति ने रोते हुए प्रार्थना की। प्रीति, तुम ऐसे बेहाल मत हो। हमारी प्रीति एक शेरनी माँ की शेरनी बिटिया है, उसको कुछ नहीं होगा। नंदन ने कहा, मम्मी जी, पूर्वी आज के समाज की लड़की है, वो अच्छा बुरा और सही गलत सब जानती है, वो ठीक ही होगी। नंदन के पीछे से विवेक भी बोला। पूर्वी का इंतजार करते करते सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन पूर्वी का कोई अता पता नहीं था। वहीं उस सुनसान खंडर में पूर्वी लहूलुहान हालत से पड़ी हुई थी। वहीं कोटा में देव और शिवानी की शादी की तैयारियां चल रही थी। बेटा, तूने मेहमानों की लिस्ट तो तैयार कर ली है ना? और हाँ, हमें कुछ कार्ड शिवानी के घर भी भेजने हैं। रीमा ने देव को नाश्ते की टेबल पर बैठते ही कहा। हाँ माँ, मैंने सभी मेहमानों की लिस्ट बना ली है और बाकी जो आपकी सहेलियाँ और पापा के दोस्त हैं उन सबको तो आप लोग जाने। वैसे माँ, हम शिवानी के कुछ कार्ड्स क्यों भेजेंगे? देव ने नाश्ता खाते हुए कहा। ओह, तू इतना बड़ा हो गया लेकिन आज तक नहीं समझ पाया। हम उनके घर कुछ कार्ड्स भेजेंगे और वो हमारे घर कुछ कार्ड्स भेजेंगे, जिससे हम लोग अपने अपने खास रिश्तेदारों और दोस्तों को एक दूसरे की तरफ से भी न्योता दे सकें। रीमा ने देव को समझाते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, तो फिर तो मैं शिवानी की तरफ से भी कार्ड भेजूंगा पूर्वी को। देव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तो उसे सबसे पहले देना। जब तू उसे इतना ही चाहता है तो उसे अपनी दुल्हन ही क्यों नहीं बना लिया? रीमा के मुंह से ये लाइन सुनकर देव जैसे स्तंभ ही रह गया। माँ, मैं तो बचपन से ही चाहता था, लेकिन वो नहीं चाहती थी मेरी दुल्हन बनना। देव ने बिना कुछ सोचे रीमा के सामने बोल दी। अच्छा, तो तुझे हमसे पहले ही बताना चाहिए था। मैं और तेरे पापा जाते ना पूर्वी के घर तेरा रिश्ता लेकर, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। मुझे शिवानी भी बहुत पसंद है, पूर्वी को बस दोस्त ही रहने दे। कहते हुए रीमा और देव हंस पड़े। जोधपुर। आज सुबह सुबह उसी खंडर की तरफ शौच करने आए एक लड़के ने देखा कि खंडर के बाहर एक क्रीम रंग का दुपट्टा पड़ा है और वो भी खून से लथपथ। जब उसने अंदर जाकर देखा तो एक लड़की पूर्वी बेहद जख्मी हालत में खंडर में पड़ी है, जिसको देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। वो लड़का पूर्वी को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन घुमाया। थोड़ी ही देर में पुलिस की फोर्स भी आ गई। आज हमेशा वीरान और सुनसान पड़े रहने वाले खंडर पर हजारों लोगों की भीड़ थी। पुलिस वाले सबको दरकिनार करते हुए पूर्वी तक पहुंचे। सर, लगता है ये जिंदा है, अभी इसकी नब्ज चल रही है। महिला कांस्टेबल ने तुरंत ही सीनियर ऑफिसर को सूचना दी। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। तभी तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाया गया और पूर्वी को सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। ऐसे मौके पर मीडिया वालों को आने में देर लगती है क्या? देखिए, जोधपुर के पुराने खंडर इलाके से आ रही एक रूह को हिला देने वाली खबर। एक 24 से 25 की उम्र की लड़की का बहुत भयंकर तरह से
बलात्कार और इतना ही नहीं, उसको जान से मारने की कोशिश भी की गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा बस इतना ही बताया गया है कि बलात्कार को बहुत ही अप्राकृतिक तरीके से अंजाम दिया गया है। हालांकि अपराधियों के कई कोशिशों के बाद भी लड़की की नब्ज अब भी चल रही है। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। जोधपुर की इस झकझोर कर रख देने वाली घटना को हर न्यूज़ चैनल पर मुख्य हेडलाइन के तौर पर दिखाया जा रहा था। प्रीति नंदन देव, विवेक और उनका परिवार अभी तक पूर्वी के साथ हुई इस अमानवीय घटना से पूरी तरह अनजान थे, मगर कोई ये नहीं जानता था कि ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैलने वाली है। आज ऑफिस जाने के बाद वहां पहुंचकर देव ने जैसे ही अपना फेसबुक चालू किया तो सबसे पहले जोधपुर में हुए बलात्कार की घटना ट्रेंडिंग न्यूज़ के रूप में मेन पेज पर आ गई। खबर पढ़ते जैसे देव को एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, कौन होते हैं ये दरिंदे, कहाँ से आते हैं ये शैतान? अगर मेरा बस चले तो सालों को एक एक को उड़ा दूं। पता नहीं देव के दिमाग में क्या सूझा, उसने पूर्वी को कॉल कर दिया। लेकिन देव ये नहीं जान रहा था कि जिस पूर्वी से वो बात करना चाहता है वो खबर उसी के बारे में है जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच एक जंग लड़ रही है। देव ने पूर्वी को फ़ोन तो किया, लेकिन 2-3 बार स्विच ऑफ बताने पर उसने फिर कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसे पता है कभी कभी ज़्यादा रात तक फ़ोन चला लेने पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। थोड़ी देर बैठकर देव कुछ सोचता रहा, लेकिन जल्दी ही वो उन सब से बाहर आ गया और अपना काम करने लगा। जोधपुर में हुए उस अति भयंकर बलात्कार की घटना अब तक चारों तरफ फैल चुकी थी, मगर ये संग्राम एक महासंग्राम में तो मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर के बयानों के बाद ही बदलने वाला था। उधर प्रीति नंदन और विवेक प्रीति का इंतजार कर रहे थे। प्रीति का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। विवेक और नंदन प्रीति को उम्मीद और हिम्मत बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन एक माँ की ममता कब तक मौन रख सकती है? पूर्वी के न आने की वजह से ही आज प्रीति और नंदन में से किसी ने भी टीवी नहीं चालू किया था जिससे वो खबर देख सके। वहीं विवेक का फ़ोन गिर चुका था, जिसे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कोई अपडेट मिलने की उम्मीद नहीं थी। वहीं मीडिया को जिस बात का इंतजार था वो समय भी आखिरकार आ ही गया। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लड़की की उम्र 24 से 25 है। ये एक बहुत ही भयंकर घटना है। लगभग 5 या उससे ज़्यादा लोग रहे होंगे, जिसमें बलात्कारियों ने पीड़िता के सर के कुछ बाल जड़ सहित उखाड़ लिए हैं। उसके होंठों को ऐसे काटा गया है कि दांत मांस को फाड़ना हुआ निकल गया। गालों पर इतने गहरे घाव हैं कि ऐसा लगता है कि किसी नुकीली चीज़ से चेहरा चीरने की कोशिश की गई हो। पीड़िता का बायां हाथ भी टूटा हुआ है। इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा निर्दयता तो तब की गई जब पीड़िता के प्राइवेट अंगों को किसी भारी चीज़ से, जूतों से बुरी तरह कुचला गया हो। सिविल हॉस्पिटल के बाहर खड़ी डॉक्टर स्वाति मेहरा सैकड़ों मीडिया वालों से जब रिपोर्ट शेयर की तो सबकी आंखों में आंसू के साथ साथ एक अलग ही आक्रोश भी था। वैसे मैडम, क्या पीड़िता की जान बच सकती है या नहीं? देखिए, अभी कुछ साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन लड़की की हालत बहुत नाजुक है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मीडिया को जवाब देते हुए डॉक्टर स्वाति हॉस्पिटल के अंदर चली गई। तकदीर का खेल तो देखिए साहब, पूरे जोधपुर या यूं कह ले कि आधे हिंदुस्तान को इस आपराधिक घटना के बारे में पता चल चुका है। लेकिन नंदन और प्रीति अभी भी पूर्वी के घर वापस आने की राह में आस लगाए बैठे हुए हैं। 4-5 घंटे हो चुके थे, लेकिन पूर्वी की स्थिति अभी तक कोई भी सुधार नहीं हुआ था। लेकिन मीडिया अपने सवालों का पिटारा बंद करने का नाम ही नहीं ले रही थी। सर, क्या अभी तक पीड़िता के परिवार वालों या जान पहचान वालों का कोई पता नहीं चला? अस्पताल से अपडेट लेकर बाहर निकलते हुए सीनियर ऑफिसर से मीडिया वालों ने चारों तरफ से घेर कर पूछा, देखिए, हमें जैसे ही कुछ भी नया केस के विषय में पता चलता है हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें हमारा काम करने दें। कहते हुए बाकी के कांस्टेबल मीडिया वालों को हटाने लगे। सर, लेकिन क्या बलात्कारियों को सजाए मौत मिलेगी या नहीं, या उन
यूं ही सरेआम घूमेंगे। मीडिया वालों के बाकी बचे सभी सवालों को अनसुना करते हुए पुलिस ऑफिसर्स गाड़ी में बैठकर चले गए। पूरा दिन बीत गया। पूर्वी अब भी नहीं लौटी और ना ही कोई खबर में थी। आज सुबह से ही प्रीति और नंदन ने अन्न का एक दाना भी ये सोचकर नहीं खाया कि पता नहीं उनकी बच्ची आज भी हाल में होगी, उसने खाना खाया होगा कि नहीं। पूर्वी का इंतजार करते करते लगभग 24 घंटे भी हो गए। पापा जी, अब तो 24 घंटे हो गए हैं, चलिए हम फिर पुलिस स्टेशन चलते हैं रिपोर्ट लिखाने। नहीं बेटा, वो आज भी हमारी कंप्लेन नहीं लेंगे, नंदन ने बेसुध होकर कहा। ऐसे कैसे नहीं लेंगे, मैं तो ज़रूर जाऊंगी, आप चलिए या नहीं। तू चल बेटा, प्रीति आंसू पोंछते हुए कही। प्रीति की ही जिद पर तीनों फिर पुलिस स्टेशन गए, लेकिन अब की बार उनके ना कहने का कोई सवाल ही नहीं था। पुलिस वालों आज उनकी कंप्लेन लेनी ही पड़ी। रिपोर्ट लिखने के बाद उनसे पूर्वी को ढूंढने के लिए उसकी एक फ़ोटो मांगी गई। प्रीति ने जैसी फ़ोटो दी, रिपोर्ट लिखने वाला कांस्टेबल भौचक्का रह गया। आप लोगों ने न्यूज़ नहीं देखा क्या सुबह से? कांस्टेबल ने पूछा। नहीं। क्यों, कोई बात है क्या? विवेक ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, कांस्टेबल बोला। नहीं, कुछ तो है, क्या हुआ? मेरी बच्ची मेरी पूर्वी के बारे में कुछ है क्या? बोलिए ना, प्रीति ने थोड़ा चिल्लाते हुए। नंदन प्रीति को शांति करा रहे थे कि कांस्टेबल ने हिचकिचाते हुए कहा, जी इस लड़की का ही तो सामूहिक बलात्कार हुआ है। हमें ये सुबह पुराने खंडर पर लहूलुहान हालत में पड़ी थी। आज सुबह से हर न्यूज़ चैनल पर ये खबर आ रही है। बस इतना सुनना था कि प्रीति वहीं खड़े खड़े बेहोश हो गई। क्या पूर्वी की जान बच पाएगी या नहीं, देखते हैं अगले भाग में। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।